एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं गोविंद आपके साथ फिर से एक बार नए टॉपिक को लेकर मौजूद हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी का टॉपिक है। और मैंने बताया था कि मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से इस विषय की समझ को बढ़ाने में मदद करूंगा और आप प्रश्न पत्र किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है भविष्य में तो वह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो लाइक कर दें और हम सब दे दें। तो चलिए बिना देर के समझने का प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग। वैसे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोनिंग की बात करें तो क्लोनिंग को आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो इसको प्रतिलिपि बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्रतिलिपि कहना उतना उचित होगा नहीं। तो इसको यदि हिंदी माध्यम के छात्र चाहें तो फिर इसको लिखने का तरीका वही रहेगा। आप इसको सिंपली देवनागरी लिपि में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और मेरा सुझाव यही रहेगा हिंदी माध्यम के लिए कि इसी प्रकार से लिखते हुए आप देवनागरी में इस प्रकार से लिखें ताकि वह जो भी परीक्षक आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वह इस चीज को समझ सके कि आपने क्लोनिंग के बारे में बात की हुई है। तो आइए अब समझते हैं इस टॉपिक को। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्लोनिंग का वह बेसिक फंडामेंटल क्या है और किस प्रकार से हम इसको आगे लेकर चलेंगे। तो जरा देखें हम कि क्लोनिंग इज ऑल्सो नोन एज सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। इसको SCNT शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जरा बेटा आप समझ पाए कि वह SCNT यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सोमैटिक सेल वह क्या होती हैं, कायिक कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? कायिक कोशिकाएं होती हैं सोमैटिक सेल्स। तो यह है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक। न्यूक्लियर ट्रांसफर यानी न्यूक्लियस को हम ट्रांसफर करेंगे। किसके न्यूक्लियस को? वह सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेंगे। और अगर हिंदी माध्यम के छात्र देख रहे हैं तो जरा देखिए, कायिक कोशिका सोमैटिक सेल को कहते हैं कायिक कोशिका। एक बार फिर से बता दे रहा हूं इसको कायिक कोशिका क्यों कहते हैं। सोमैटिक सेल को हम कहते हैं कायिक कोशिका। और ये कायिक शब्द जो है यह बना हुआ है काया अर्थात शरीर से। तो यहां हम लिंग्विस्टिक की मदद ले सकते हैं। काया अर्थात शरीर। तो शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं सोमैटिक सेल्स के नाम से जानी जाएंगी, जिसमें जर्म सेल जाइगोट नहीं आएगा। मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया है। इसके अतिरिक्त जितनी कोशिकाएं हैं वह सोमैटिक सेल के नाम से जानी जाएंगी। और कायिक कोशिका अर्थात काया अर्थात शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं, तो उनके नाभिक को क्या करेंगे? स्थानांतरित करेंगे। अभी तो हम ये समझेंगे कि कहां स्थानांतरित करेंगे, परंतु करेंगे क्या कि कायिक कोशिका के नाभिक को स्थानांतरित करेंगे। इसीलिए इस टेक्निक को हम कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण के नाम से भी यानी सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगर हम बात करें कि क्लोन की, तो क्लोन क्या है? एक कॉपी है, एक प्रतिलिपि है। एंड व्हाट इज क्लोन? क्लोन इज द कॉपी ऑफ एनी इंडिविजुअल, ऑफ एनी लिविंग थिंग। एंड द फर्स्ट human made clone is a sheep. The name of the sheep is Dolly. Okay? So clone is the copy, प्रतिलिपि। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य क्या है यहां पे? तो क्लोन, ये लाइन लिख के आपसे पूछी जा सकती है कभी भी आने वाले समय में कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन होता है चाइल्ड ऑफ सिंगल जेनेटिक पेरेंट। ध्यान रखिएगा, सिंगल जेनेटिक पेरेंट का चाइल्ड होता है क्लोन। दो जेनेटिक पेरेंट नहीं होते। ऐसे केसेस भी आएंगे अभी भविष्य में जहां दो दो जेनेटिक पेरेंट होंगे, वह भी बताऊंगा। लेकिन यहां पर यदि हम क्लोन की बात करें तो क्लोन में ध्यान रखिएगा, ध्यान देने योग्य बात क्या है कि वह चाइल्ड होगा किसका? सिंगल जेनेटिक पेरेंट का। एक सिंगल जेनेटिक पेरेंट का चाइल्ड होगा। अब जेनेटिक पेरेंट्स क्या होते हैं? तो इस बात को समझें कि वह पेरेंट्स या दोज पेरेंट्स whose gene contained by the child, यानी वह अभिभावक, वह पेरेंट जिसके जीन किस में होंगे? शिशु में होंगे।
तो वह क्या होंगे, उस बालक के जेनेटिक पेरेंट्स होंगे। यानी नेचुरली जिनके जीन शिशु में मौजूद होंगे वही जेनेटिक पेरेंट्स कहलाएंगे। सभी के माता पिता उनके जेनेटिक पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि आपके माता पिता के जीन्स ही आपके अंदर मौजूद है। तो ध्यान रखिएगा कि माता पिता आपके जेनेटिक पेरेंट्स भी हैं। तो वही चीज लिखी हुई है कि वह अभिभावक जिनके जीन शिशु में होते हैं वह क्या कहलाते हैं, जेनेटिक पेरेंट्स कहलाते हैं। और बायोलॉजिकल पेरेंट्स, वह स्त्री जो शिशु को गर्भ में रखकर जन्म देगी वह क्या होगी, बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ये बात आपको कुछ अटपटी सी लग सकती है कि सर ये क्या बता रहे हैं, परंतु जब मैं सैरोगेसी जैसे मुद्दे बताऊंगा आपको तो फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि माता तो जेनेटिक पेरेंट होती है, लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो जेनेटिक माँ होती है और जो गर्भ में बालक को स्थान देती है, माताएं एक नहीं होती हैं। आगे आने वाले समय में हम ऐसे टॉपिक्स को भी मैंने कहा हम लेंगे जिसमें यह चीज पता चलेगी हमको कि यह दोनों माताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। इसलिए बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी वह स्त्री जो शिशु को गर्भ में रखकर जन्म देती है, यह क्लोनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ठीक, तो यहां से आपने इसको समझा। तो क्लोनिंग के पहले हम जरा स्वाभाविक प्रक्रिया को समझ लें। तो मैंने आपको एग बताया था कि 22 क्या है, ठीक, आपको पता है ऑटोसोम, और एक्स क्या है, एलोसोम। स्पर्म मैंने बताया था, वही ऑटोसोम, ये एलोसोम बता दिया था। ठीक है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है। सामान्य भाषा में मैंने अब आपको बता दिया। तो जो नॉर्मल क्रोमोसोम होता है उसे ही बेटा ऑटोसोम भी कहते हैं। शरीर में ऑटोसोमल एब्रेशंस भी होते हैं, उनके विषय में भी हम बात करेंगे आने वाले समय में। ठीक, तो अगर एग और स्पर्म को मिलाया जाएगा तो मैंने आपको बताया था क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है। ठीक, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती है, लेकिन हमें करना है क्लोनिंग। तो जरा ध्यान दें, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और कभी भी कथन के रूप में आपसे संघ लोक सेवा आयोग यह पूछ सकता है। तकनीक का मामला है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा समझ पाए इस चीज को कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शुक्राणु कोशिका का नाभिक ही, शुक्राणु कोशिका मतलब स्पर्म सेल, ध्यान दें, स्पर्म सेल। ठीक, शुक्राणु कोशिका का नाभिक ही यानी न्यूक्लियस एग सेल के कोशिका द्रव्य में जाएगा। जरा देखिए इसको और समझने का प्रयास करिए। यह है एग सेल, ठीक, इसका अपना एक न्यूक्लियस है और यहां पर इसमें साइटोप्लाज्म है और एक माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद रहता है, और यह है आपका स्पर्म सेल। समझ पाए आप इस चीज को? तो मैंने क्या कहा कि स्पर्म सेल का नाभिक अर्थात न्यूक्लियस ही कहां जाएगा, एग सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। बाकी क्या होगा, ये सेल डिस्कार्ड कर दी जाएगी, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो देखिए स्पर्म का कोशिका द्रव्य डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, इसके अंदर जो भरा हुआ साइटोप्लाज्म होगा बेटा, स्पर्म के अंदर जो कोशिका द्रव्य होगा उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, वह नहीं जाएगा एग सेल के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, यही कथन के रूप में आ सकता है कभी किसी परीक्षा में। तो फिर ध्यान रखिए, स्पर्म सेल का साइटोप्लाज्म एग सेल के अंदर नहीं जाता, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस एग सेल के अंदर जाता है और फिर फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। जाइगोट्स है, जाइगोट्स के पास क्या क्या होता है, पहला एग साइटोप्लाज्म अर्थात हिंदी वाले समझे अंडज कोशिका का कोशिका द्रव्य, ठीक, इंग्लिश वाले समझे एग साइटोप्लाज्म। ठीक, जाइगोट के पास क्या होगा, एग का साइटोप्लाज्म, और ध्यान रखिएगा इसके बिना जाइगोट का निर्माण संभव ही नहीं है। विदाउट एग साइटोप्लाज्म जाइगोट डजंट टेक प्लेस। ठीक, जाइगोट होगा ही नहीं विदाउट एग साइटोप्लाज्म के। तो ध्यान रखिएगा, अंडज कोशिका का कोशिका द्रव्य, ठीक, इसके बिना जाइगोट का निर्माण संभव नहीं है। एग न्यूक्लियस में क्या होगा,
तो 23 गुणसूत्र होंगे। ठीक, स्पर्म न्यूक्लियस में क्या होगा, 23 गुणसूत्र होंगे, अर्थात 22 और X, और इधर भी 22 और X या Y जो भी हो सकता है स्पर्म में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम, ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। अब सर ये मत कहना सर स्पर्म में आपने X और Y कोई भी हो सकता है, तो मुझे नहीं यहां पर पता है कि क्या होगा, परंतु मेल को ऐसे डिनोट किया जाता है, फीमेल को ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक, तो मेल में इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिनोट करते हुए आप 22X या 22 ऐसे भी, या ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, 22X या 22Y वहां तो सेम ही रहेगा, यहां पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, X और X ही। ठीक, जाइगोट क्या हुआ फिर, अगर हमने इतना पढ़ा तो जाइगोट क्या हुआ, एग का साइटोप्लाज्म यहां से। ठीक, कोशिका द्रव्य किसका हुआ, एग का कोशिका द्रव्य हुआ जाइगोट में, 46 क्रोमोसोम हुए। तो 23 कहां से मिले, एग सेल से, और 23 कहां से मिले, स्पर्म सेल से। तो जाइगोट में टोटल क्या क्या मिला, एग साइटोप्लाज्म यानी अंडज कोशिका का कोशिका द्रव्य, दूसरी चीज 46 क्रोमोसोम, जिसमें से 23 कहां से आएंगे, एग सेल से, और 23 कहां से आएंगे, स्पर्म सेल से। देखो समझ पाइए इस चीज को। ठीक, तो जाइगोट इतनी चीजें अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है, यह भी कथन के रूप में कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से देखिए। इसके अतिरिक्त एग सेल में लगभग 50 के माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे शिशु की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति हेतु। बेटा आप इस चीज को समझें कि यहां पर एग सेल में मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, क्योंकि शिशु की वृद्धि विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि वह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह अर्ध स्वायत्त अर्थात सेमी ऑटोनॉमस, कैसी संरचना है, सेमी ऑटोनॉमस संरचना है। ठीक है, यह ध्यान रखने वाली बात, कैसी संरचना है, अर्ध स्वायत्त है, अर्थात ये केंद्रक पर निर्भर तो करेगी परंतु कुछ निर्णय स्वतंत्र रूप से भी लेगी, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए भी पाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दीजिए कि शिशु की वृद्धि और विकास के लिए एग सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, जिसमें डीएनए खुद का पाया जाता है, जहां 37 टाइप्स के जीन और 13 तरीके के प्रोटीन को बनाने का कार्य होता है। हम आगे आने वाली कक्षाओं में इसे समझ पाएंगे और गहराई से, डीप स्तर पर। ठीक, और वह प्रश्न आया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग में, जो आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिशु की वृद्धि और विकास के लिए यहां पर क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाने का कार्य करेगा और फिर यही ऊर्जा शिशु के वृद्धि और विकास में उपयोग में लाई जाएगी। ठीक, तो नेचुरल जाइगोट में क्या क्या हुआ, एक एग का साइटोप्लाज्म, 23 मदर के और 23 फादर के जीन। समझ लिया आपने यहीं से कि नेचुरल जाइगोट में क्या क्या होगा, एग का साइटोप्लाज्म पहले ही पढ़ चुके हैं, 23 मदर के क्रोमोसोम, 23 फादर के क्रोमोसोम, अर्थात 23 मदर के जीन और 23 फादर के जीन। तो ये तो नेचुरल जाइगोट की बात हो गई। चूंकि हमें करनी है क्या, क्लोनिंग, तो क्लोनिंग हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, सोमेटिक सेल विथ डिजायर्ड जीन। ठीक, क्या करेंगे, सोमेटिक सेल विथ डिजायर्ड जीन। तो जरा देखिए यहां पर ये एक सेल है और ये है एग सेल, ये है सोमेटिक सेल, किसी के भी शरीर की हो सकती है, मेरे शरीर की मान लीजिए, चलिए कि मेरे शरीर की सोमेटिक सेल को लिया गया और इसका न्यूक्लियस निकाला गया। देखिए केंद्रक निकाल दिया गया, क्या बाहर है, केंद्रक बाहर है, अर्थात न्यूक्लियस क्या है, बाहर है बेटा। ठीक, और फिर एग सेल ली गई, एग सेल का न्यूक्लियस क्या किया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक, तो यहां से मेरी सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस था वो इस एग सेल में क्या किया गया, देखो एंट्री कराई गई। ठीक, तो ये न्यूक्लियस किसकी सेल का है, मेरी सोमेटिक सेल का, और एग सेल कहीं और से आई और उससे न्यूक्लियस डिस्कार्ड करने के बाद इस सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को यहां पर प्रतिस्थापित किया गया और फिर इसको हम कहेंगे क्या,
क्लोन्ड जाइगोट, जरा याद करो कि वहां नेचुरल जाइगोट में क्या हो रहा था, 23 मदर और 23 फादर के जीन थे और एग साइटोप्लाज्म था। क्लोन्ड जाइगोट में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया है, एग सेल का आउटर शेल लिया गया है और इस सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को एग शेल के आउटर शेल के अंदर प्रतिस्थापित करके एक क्लोन्ड जाइगोट बना दिया गया है। और फिर क्या करेंगे, इसको किसी मदर के वॉम्ब में अर्थात गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे और वहीं से इसकी वृद्धि और विकास शुरू होगा। याद रखिएगा, इस एग सेल में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट हैं बेटा, वृद्धि और विकास के लिए। मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया वृद्धि और विकास के लिए। तो जरा प्रक्रिया का नाम देखिए, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक, सोमैटिक सेल का क्या ट्रांसफर किया है, न्यूक्लियस ट्रांसफर किया है ना, तो वही तो बोल रहे हैं कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ठीक, यही तो बोल रहे हैं, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। और ट्रांसफर क्या किया है, सोमैटिक सेल के न्यूक्लियस को, और क्या बना लिया, क्लोन्ड जाइगोट बना लिया। और फिर क्या किया, किसी मदर के या किसी माता के गर्भाशय में इस क्लोन जाइगोट को अगर आप प्रतिस्थापित करेंगे तो अब जो शिशु पैदा होगा वो मेरे जीन्स को कंटेन करके पैदा होगा, क्योंकि सोमैटिक सेल मैंने अपनी दी तो जीन भी मेरे होंगे, क्योंकि डीएनए मेरा गया। तो इसको कहते हैं कायिक कोशिका नाभिक स्थानांतरण, यही है क्लोनिंग। ठीक, तो जरा देखें कि क्लोन जाइगोट को सौतेली मां अर्थात सैरोगेट मदर के गर्भाशय में स्थानांतरित करते हैं। तो यहां पर क्लोन्ड जाइगोट की बायोलॉजिकल पेरेंट कौन होगी, सैरोगेट मदर। इसीलिए वहां पर मैंने आपको बायोलॉजिकल पेरेंट बताया था। बायोलॉजिकल पेरेंट कौन होगी, जिस मदर के वॉम्ब में इस क्लोन्ड जाइगोट को, जिस मदर के वॉम्ब में इस क्लोन्ड जाइगोट को प्रतिस्थापित किया गया वो होगी बायोलॉजिकल पेरेंट। ठीक है, स्थानांतरित किया जाता, परंतु यह क्लोन कायिक कोशिका देने वाले अभिभावक की तरह होगा। तो ये जो सोमैटिक सेल किसकी थी, मेरी थी ना, तो इसका जेनेटिक पेरेंट कौन हुआ, मैं। समझ गए, जिसकी कायिक कोशिका, जिसकी सोमैटिक सेल, जेनेटिक पेरेंट वही होगा और सैरोगेट मदर क्या होगी, तो होगी बायोलॉजिकल पेरेंट। मेल क्लोन इज ऑलवेज अ मेल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। मेल क्लोन हमेशा मेल होगा, क्योंकि सोमैटिक सेल मेरी होगी बेटा, मेरी सोमैटिक सेल में XY है, तो मेल क्लोन ऑलवेज मेल होगा और फीमेल क्लोन ऑलवेज फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल सोमैटिक सेल में क्या है, XX, मेल सोमैटिक सेल में क्या है, XY। एक स्त्री स्वयं का क्लोन जाइगोट अपने गर्भाशय में विकसित कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दूसरी स्त्री बायोलॉजिकल पेरेंट्स बन सकती है तो फिर एक स्त्री स्वयं भी क्लोन्ड जाइगोट को अपने शरीर में वृद्धि और विकास के लिए रख सकती है, तो यह भी उतनी सही बात है। तो यह भी याद रखिएगा, एक स्त्री किसी अन्य महिला के क्लोन जाइगोट को भी अपने गर्भाशय में विकसित कर सकती है, और यहां पर हम यह चीज देख भी चुके हैं कि किस प्रकार से होगी। अब इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि 3 स्त्रियां हैं, पहली स्त्री ने क्या दिया है, एग सेल दी है। ठीक, द्वितीय सेकंड स्त्री ने सोमैटिक सेल का केंद्रक दिया, इन्होंने क्या दिया, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस दिया। ठीक, पहली स्त्री ने क्या दिया, एग सेल का आउटर शेल दिया, और तीसरी स्त्री ने क्या दिया, तो तीसरी स्त्री ने गर्भाशय दिया। क्या दिया, वॉर्म दिया, यानी गर्भाशय दिया। ठीक, ध्यान रखिएगा, जिसने एग सेल दिया और जिसने गर्भाशय दिया उसके गुण उस क्लोन में नहीं होंगे, ना ही ये दोनों उस क्लोन के जेनेटिक पेरेंट होंगे। जेनेटिक पेरेंट कौन सी स्त्री होगी, ये बीच वाली। तो यही स्त्री जिसने सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस दिया है वही उस क्लोन की जेनेटिक पेरेंट होगी। ध्यान रखिएगा, जो क्लोन जन्म लेगा उसमें सेकंड द्वितीय स्त्री के जीन्स पाए जाएंगे, ना तो प्रथम ना ही तृतीय स्त्री के। मैंने बता भी दिया कि जो सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस देगा वही क्या बनेगा, जेनेटिक पेरेंट बनेगा। आइए इससे जुड़े कुछ अन्य मुद्दे भी देख लेते हैं। मानव क्लोनिंग विधिक रूप से प्रतिबंधित है पूरी दुनिया में। ये एथिकल इश्यूज है, इसको हम बायो सेफ्टी और बायो एथिक्स में पढ़ेंगे। जब भी मैं उसके टॉपिक लूंगा आपके
और ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है बीबी एंड आईपीआर, जिसको बायो एथिक्स, बायो सेफ्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, जहां पे कॉपीराइट और पेटेंट जैसे रूल्स को हम समझते हैं और किस प्रकार से। तो मानव क्लोनिंग यानी ह्यूमन क्लोनिंग लीगली बैन है पूरी दुनिया में, विधिक रूप से प्रतिबंधित है बेटा। यदि इसका उपयोग हुआ तो जनसंख्या के असंतुलन का खतरा है, यह है इसका हानि। यानी हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, तो ये कौन है इसका, ठीक है, क्या होगा, जनसंख्या के असंतुलन का खतरा हो सकता है। दूसरी चीज, क्लोन समान प्रतिलिपि यानी कॉपी होने के कारण बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया देने में समान नहीं होगा। ध्यान रखिए, पूरा मानव जीवन और पूरा मानव की वृद्धि विकास सामाजिक कारकों पर भी निर्भर करता है। तो एक क्लोन उन सामाजिक कारकों के प्रति कैसे रिएक्शन देगा, कैसी प्रतिवर्ती क्रिया देगा, यह हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर समस्याएं हो सकती हैं। इस कारण भी इसको बैन किया गया है। और मानव शरीर का एडेप्टिव इम्यूनिटी यानी अर्जित प्रतिरक्षा का मूल सिद्धांत क्लोन पर किस प्रकार लागू होगा, यह भी अपने आप में एक संशय का विषय है। क्योंकि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है ना बेटा, मेरी सोमेटिक सेल अगर हम किसी को दे देते हैं और क्लोन बनाते हैं, तो जरूरी नहीं है मेरी एडेप्टिव इम्यूनिटी ने जो बीमार होकर इतने सालों में सीखा है वो क्लोन भी उतनी ही आसानी से सीख सके। हो सकता है जो क्लोन मेरी सोमेटिक सेल से बने वो किसी पहली ही बीमारी में मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये उस क्लोन पर किस प्रकार कार्य करेगा यह बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, अर्जित प्रतिरक्षा, ये किस प्रकार से कार्य करती है। जब हमारा शरीर बार बार बीमार होता है तो टी सेल्स जो होती है उनमें मेमोरी सेल्स भी होती हैं, वो याद रखती हैं कि कौन सा इंफेक्शन शरीर को हो चुका है, फिर उसी प्रकार से एंटीबॉडीज बनाती हैं, और यही वैक्सीन का सिद्धांत भी है। तो जब हम उस पर बात करेंगे तो एक बार उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यह 4 मुख्य रूप से एक समस्या का विषय है क्लोनिंग में। तो आज हमने ये छोटा सा टॉपिक क्लोनिंग देखा, और इसी प्रकार के शॉर्ट टॉपिक से हम अपने विषय को समझते चलेंगे और अपनी परीक्षा उपयोगी जो सामग्री है उसको तैयार करते चलेंगे और परीक्षा के लिए तैयार भी होते चलेंगे। एक बार फिर से प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर आप आए, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, प्रिंस एजुहब अपने आप में भारत में पहली बार रेसिडेंशियल स्कूल्स के माध्यम से ग्रेजुएशन के समय से ही आपको सिविल सर्विसेज की तैयारियों के लिए आगे बढ़ाता है। अतः इस चैनल से जरूर जुड़ें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।